इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 सिविक्स की बुक का चैप्टर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन का पार्ट 2। तो ये देखिए पार्ट 2 जो है इसमें हम लोगों ने इससे पहले का ये सब पॉलिसी क्या होती है, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन किस तरीके से जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी है उन लोगों ने विद्रोह किया है या फिर लड़ाई की है अपने हकों के लिए, ये सब हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासी। तो दलित्स और आदिवासी कम्युनिटी का किस तरीके से हम उनके हकों को प्रोटेक्ट करते हैं वो देखते हैं। आप लोगों ने कबीर की पोएम से पढ़ा होगा, उनकी लैंग्वेजेस वगैरह के बारे में भी। कबीर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक 15th सेंचुरी के पोएट थे जो कि एक वीवर थे, बुनकर थे और भक्ति ट्रेडिशन को बिलोंग करते थे। मतलब कई सारे ट्रेडिशंस हैं जिसमें हमने हिस्ट्री में 7th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा है ना कि अलग अलग ट्रेडिशंस है, उसमें ही हमने कबीर के बारे में पढ़ा। एक भक्ति ट्रेडिशन होता है, उसमें ये पोएम्स वगैरह लिखते हैं और एक दूसरे से प्यार करने की बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो रिचुअल्स करते हैं, जो पंडित हैं ये अलग अलग कर्मकांड करते हैं, हवन करते हैं और एक जात को नीचा एक जात को ऊंचा बताते हैं, ये सब सही नहीं है। इन सब का शार्प क्रिटिसिज्म किया है कबीर ने अटेम्प्ट किया है अटैक करने का। ये सब लोगों की आइडेंटिटी, मतलब लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांट देना, ये सब गलत है। हर इंसान जो है वो इक्वल है और वो हर एक इंसान ईश्वर को पा सकता है। साल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति हर एक व्यक्ति कर सकता है और हमें जो नॉलेज है वो हमें अपने एक्सपीरियंस के द्वारा प्राप्त करनी चाहिए। और उनकी पोएट्री हम लोगों को एक आइडिया देती है, पावरफुल आइडिया ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड देयर लेबर। तो ये कहते हैं इनकी जो पोएट्री है इसके थ्रू हमें समझ में आता है या फिर ये बताते हैं कि जो सारा के सारा ह्यूमन बींग्स है ना, सब लोग बराबर हैं और हर किसी के काम की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। वो कहते हैं कि चाहे कोई पॉटर हो, कोई घड़ा बनाने वाला हो, कोई वीवर हो या फिर कोई विमेन पानी लेकर के आ रही हो एक पॉट में, वो सारे के सारे मतलब एक जैसे है, समानता उनमें होनी चाहिए। वो कहते हैं ही इज डायरेक्ट करेजियस एंड चैलेंज इंस्पायर्ड मैनी एंड इवन टुडे कबीर्स पोएट्री इज संग एंड अप्रिशिएटेड बाय दलित्स, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड दोज क्रिटिकल ऑफ सोशल हायरार्कीज। तो जो इन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में कहा था कि हर इंसान को बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए, जाति प्रथा और कास्ट सिस्टम ये सब नहीं होना चाहिए। कबीर की ये जो कहावतें हैं, ये जो इनके दोहे हैं, कबीर के दोहे हम पढ़ते हैं, वो जिन लोगों ने असमानता के खिलाफ लड़ाई करी है वो कबीर के दोहों को रिपीट करते हैं और समाज में ये बताने की कोशिश करते हैं कि हर एक इंसान बराबर है। और यही हमारा संविधान भी कहता है, राइट टू इक्वालिटी, हर कोई हमारे संविधान के सामने बराबर है। अब प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज। दलित क्या होते हैं, आदिवासी कौन होते हैं, ये हमने देख लिया था। आदिवासी जो लोग जंगलों में रहते हैं या फिर ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंगल होते हैं। और दलित जो जिसको नीची जाती है, शेड्यूल कास्ट है ना कहा जाता है, उनको हम दलित बोलते हैं। हमारी इन एडिशन टू पॉलिसीज़, हमारी जो कंट्री ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बना रखी हैं, लॉज बना रखे हैं। हमारे ना हो, उनके साथ बुरा बर्ताव ना हो, फिर भी अगर हम लोग केस स्टडी करें, रियल लाइफ में देखें तो रियल लाइफ अकाउंट काफ़ी अलग होता है। दलित्स के साथ क्या क्या होता है हम लोग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं। इसमें हम एक कहानी, थोड़ी सी स्टोरी देखते हैं। विलेजर्स मतलब गांव के लोग जो हैं जगमलपुर के, वो एक काफ़ी बड़ी फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। जो फेस्टिवल 5 साल में एक बार आता है और उनका जो लोकल डेटी है ना, उनके लोकल जो देवी देवता वगैरह हैं उनके ऑनर में वो फेस्टिवल मनाया जाता है। और जो प्रीस्ट हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं, वो उसकी पूजा करते हैं। और लगभग 20 गाँव, आसपास के 20 गाँव के लोग उस 5 दिन के इवेंट को देखने के लिए जाते हैं। तो मतलब 5 साल में एक बार होता है और 5 दिन के लिए होता है और 20 गाँव से लोग वहाँ पर आते हैं। और ये सेरेमनी जो है ना कब स्टार्ट होती है, एक दलित कम्युनिटी का मेंबर जो होता है वो पैर धोता है प्रीस्ट के, और फिर उसके बाद जिस पानी में उसने, एक दलित कम्युनिटी के पर्सन ने प्रीस्ट के यानी कि पंडित के पैर धोए थे और उस पैर धोए हुए पानी से दलित को नहाना पड़ता है। जगमलपुर का एक पर्सन होता है जो कि इस टास्क को परफॉर्म करता है, जो कि रामनाथ की टास्क बिलोंग टू रथनाम्स फैमिली, रथनाम की फैमिली के लोग इस काम को करते हैं। उसके जो फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने ये टास्क परफॉर्म किया है उससे पहले। तो रथनाम की फैमिली के लोग दलित हैं और वो प्रीस्ट के पैर धोते हैं और उसके बाद उस पानी को पीते हैं और उस पानी से नहाते हैं। तो ये रथनाम के फादर ने, उसके दादा ने, सबने किया है। बट अब रथनाम की बारी आई है तो उन लोगों को कभी भी दलित्स को टेंपल में नहीं जाने दिया जाता है। ये रिचुअल जो है ऐसा देखा जाता है कि भाई ओकेजन शुरू इस चीज़ से हो रहा है कि भाई दलितों का बड़ा सम्मान हो रहा है इस चीज़ से कि भाई किसी के गंदे पैरों के धोए हुए पानी से नहा रहे हो, उसको पी रहे हो, तो इसका दलित का सम्मान
के नाम पर उनको बोला जाता है दलित को। अब रतनाम की ये काम करने की टर्म थी, तो रतनाम अब 20 साल का हो चुका है। अब वो स्टडी कर रहा है, वो अपने पास के कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। उससे मना कर दिया कि वो ये रिचुअल वो परफॉर्म नहीं करने वाला है। उसने कहा कि इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं, उसकी फैमिली के मेंबर्स को इस तरीके के रिचुअल्स करने पड़ते हैं कि किसी के पैर धो और इस पानी से नहाओ। वो दलित है मगर वो ये सारे काम नहीं करेगा। अब रतनाम ने इस चीज़ को मतलब करने से जब मना किया, तो जो पावरफुल कास्ट थी ना गाँव की, जो ऊंची कास्ट जिनको मानते हैं वो लोग और बाकी सारी और भी कम्युनिटी, उनकी खुद की कम्युनिटी के लोग, बाकी और दलित लोग भी रतनाम और उसकी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। पावरफुल कास्ट जो है एकदम शॉक हो गई कि इतना कम उम्र का लड़का में इतने गट्स कैसे आए, इतनी हिम्मत कैसे आई कि भाई वो हमारे इतने जो रिचुअल्स चले आ रहे हैं इसको करने से उसने मना कैसे कर दिया। उसने बाकी लोगों ने सबने सोचा कि रतनाम की जो एजुकेशन है ना, जिसकी वजह से मतलब ये पढ़ लिख के आया है इसलिए ऐसा हो गया है, और ही कुड स्टार्ट कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद देम। वो ये सोचने लगे ऊंची कास्ट के लोग कि अब ये पढ़ लिख गया है तो ये अब हमको मतलब खुद को हमारी बराबर समझ रहा है। मतलब रतनाम एक दलित बेटा, दलित है उसकी फैमिली, अब वो अपने अच्छे इंजीनियरिंग के कॉलेज में पढ़ रहा है। अब उसने ये मना कर दिया कि वो किसी पंडित के पैर धो करके उस पानी से नहीं नहाएगा। अब जैसे ही इसने रतनाम ने, जो कि एक दलित है, मना किया, तो सारे के सारे अपर कास्ट के लोग और इवन खुद दलित कम्युनिटी के भी लोग उसके खिलाफ और उसकी फैमिली के खिलाफ हो गए। जो रतनाम की खुद की कास्ट के लोग थे वो उससे एंग्री हो गए और उस मतलब डरने लगे कि भाई जो पावरफुल कास्ट है हमारा क्या करेगी। काफ़ी सारे लोग जो कि डेली वेज वर्कर्स, मतलब दिहाड़ी के काम पर अमीर लोगों की जो दूसरी ऊंची कास्ट है उनके वहां जाकर के एज अ लेबरर काम करते थे, तो अब उन्हें डर लगने लगा कि भाई हमें काम अब नहीं मिलेगा। अगर डोमिनेंट कास्ट ने डिसाइड कर दिया कि भाई हम लोगों को लेबरर जो हम हैं दलित, चूंकि उनके पास पैसा नहीं होता है दलित के पास, तो वो लेबरर की तरह काम करते हैं। तो अगर जो ऊंची कास्ट है, क्योंकि रतनाम ने मना कर दिया, रतनाम एक दलित बच्चा है, वो उसे मना कर दिया कि वो पैर नहीं धोएगा प्रीस्ट के, और तो ये जो ऊंची कास्ट है ये दलित सोचने लगे अगर हमसे चिढ़ गए और हमें नौकरी नहीं दी तो हमारा क्या होगा, हम कैसे सरवाइव करेंगे। ऑल्सो ये भी डिक्लेयर कर दिया, और दे ऑल्सो डिक्लेयर दैट wrath ऑफ लोकल deity would strike them if they refuse to give in। और ये भी कहने लगे कि जो लोकल देवता है ना वो इन दलितों पर उनकी गार पड़ेगी, मतलब लोकल देवता उनसे नाराज हो जाएंगे अगर वो जो है दलित कम्युनिटी उनके पैर नहीं धोएगी पंडित के। तो अब रतनाम ने रिफ्यूज कर दिया कि कोई भी आर्ग्यूड दैट Given that not a single Dalit had ever entered the temple, how could the deity be angry with him? तो रतनाम ने कहा कि भाई जो ये भगवान है ये हमसे नाराज कैसे हो सकते हैं, आज तक एक भी दलित तो इस मंदिर में गया ही नहीं है, तो ये हमसे नाराज कैसे होंगे। तो जितनी भी पावरफुल कास्ट के लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो रतनाम को एक लेसन सिखाएंगे, और डिसाइड कर दिया कि हिज कम्युनिटी वाज ऑर्डर टू ऑस्ट्रेसाइज हिम एंड हिज फैमिली। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है कि उनको एकदम से बॉयकॉट कर देना, यानी कि नकार देना, कि किसी ने भी फिर कोई रतनाम की फैमिली से बात नहीं करेगा, कोई उनको अपने फंक्शंस में नहीं बुलाएगा और उनके आसपास भी नहीं जाएगा। तो हर किसी ने कह दिया कि पावरफुल कास्ट के लोगों ने सारे दलित से कह दिया कि रतनाम की फैमिली से कोई भी बात नहीं करेगा और उनका कोई भी काम में हेल्प नहीं करेगा। एक दिन क्या हुआ, कुछ लोग एंटर कर गए उनके विलेज में और उनकी कुटिया को भी आग लगा दी। मतलब रतनाम की जो फैमिली थी, रतनाम जिससे बच्चे ने मना करा था कि मैं नहीं पैर दूंगा, उसके घर को भी आग लगा दी। वो लोग तो मतलब निकल गए अपनी माँ के साथ, वो लोग बाहर निकल गए। रतनाम ने फिर जाकर के फाइल केस कर दिया लोकल स्टेशन में अंडर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। अब रतनाम को तो नॉलेज थी तो उसने केस फाइल कर दिया, जो कि हमारे संविधान में, हमारे कानून हमें हक देता है। शेड्यूल कास्ट के एक एक्ट है 1989 में एक्ट लेकर के आया था, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। बाकी सारी दलित फैमिली जो है वो अभी भी बाहर आने को तैयार नहीं थी और उन्हें डर था कि जैसे रतनाम के घर को जला दिया गया है, उसको बिल्कुल गाँव निकाला सा दे दिया गया है, कोई अब उसकी फैमिली से बात नहीं करता, बाकी फैमिलीज के साथ भी यही होगा, इसलिए कोई भी रतनाम की हेल्प करने को तैयार नहीं था। केस जो है वो लोकल मीडिया ने पिकअप कर लिया और काफ़ी सारे जर्नलिस्ट जो है विलेज में आने लगे। रतनाम को वॉज रिटन अबाउट द सिंबल ऑफ दलित एक्शन, रिचुअल वॉज कॉल्ड ऑफ। तो रतनाम जो है एक, जब लोकल मीडिया वगैरह वाले आए फिर ये मुद्दा और उठा, फिर रतनाम जो है एक सिंबल, रतनाम को सिंबल की तरह देखे जाने लगा कि भाई ये पूरी दलित कम्युनिटी का एक तरह से लीडर है। उसकी फैमिली रिचुअल जो है वो कॉल ऑफ कर दिया गया। रिचुअल जो पहले मनाया जाता था फिर उसको नहीं मनाया गया, मगर उसकी फैमिली को जो है बाहर जाना पड़ा गांव से, और आज भी मतलब उसकी फैमिली को बिल्कुल
एक तरह से कहते हैं ना कि कोई उनसे बात नहीं करता, भले ही उनको थोड़ा मतलब केस लड़ने के बाद तो कुछ थोड़ा हक मिल गया, और ये जो रिचुअल चला आ रहा था सदियों से, इस रिचुअल को बंद कर दिया गया कि पैर धोने हैं दलित को, बट उसके बावजूद भी रतनाम की फैमिली को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। पावरफुल कास्ट जो है विलेज की, वो उसकी पूरी फैमिली को बॉयकॉट करती रही और काम वाम देना भी बंद कर दिया उसकी फैमिली को, उससे फैमिली से कोई बात भी नहीं करता था। तो ये हमने देखा। अब देखते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989। रतनाम ने किसका सपोर्ट लिया था? कानून का सपोर्ट लिया था। कंप्लेंट फाइल करी थी कि भाई उनके साथ जो गलत हुआ है और पावरफुल कास्ट जो डोमिनेट कर रही है उनको और परेशान कर रही है, इसके खिलाफ उसने अपनी लड़ाई आवाज उठाई और केस फाइल किया। ये एक्ट जो है वो फ्रेम किया गया था, यानी कि बनाया गया था 1989 में, क्योंकि दलित के द्वारा काफी ज्यादा डिमांड उठाई जा रही थी कि गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसा कानून बनाए जो इल ट्रीटमेंट होता है या फिर जो ह्यूमिलिएशन, परेशान किया जाता है दलित्स को, ट्राइबल कम्युनिटीज को ऑलमोस्ट रोजमर्रा में, तो इसके खिलाफ मतलब कोई उन्हें परेशान ना करे, उनके साथ जो इतना बुरा होता है वो सब ना हो, इसके खिलाफ एक एक्ट बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए। तो ये ट्रीटमेंट जो है वो परसिस्ट है, मतलब सदियों से चला आ रहा है और कई बार वायलेंट कैरेक्टर भी ले लेता था। मतलब 1970s और 80s में दलित्स के साथ बहुत बहुत बुरा होता था। इस पीरियड में साउथ इंडिया के कई सारे पार्ट्स में कई सारे दलित ग्रुप असर्टिव हो गए। असर्टिव हो गए का मतलब है उन्होंने जोर दे करके अपने हकों की लड़ाई करी, और उन्होंने जितने भी रिचुअल्स थे अजीब अजीब से जिसमें दलित के साथ बहुत बुरा होता था, उन रिचुअल्स को, उनकी कास्ट ड्यूटी और उनके साथ जो बहुत बुरा बर्ताव होता था उन सबको कह दिया कि भाई अब हम ये सब नहीं झेलेंगे। जैसे रतनाम ने रिफ्यूज बहुत बुरा होता था, उन रिचुअल्स को, उनके कास्ट ड्यूटी और उनके साथ जो बहुत बुरा बर्ताव होता था उन सबको कह दिया कि भाई अब हम ये सब नहीं झेलेंगे। जैसे रतनाम ने रिफ्यूज किया था कि लोकल जो पंडित है उसके पैर धोएगा वो और उससे नहाएगा, और जबकि उनको मंदिर में भी नहीं जाने दिया जाता था। इसी तरीके के बहुत सारे रिचुअल्स पूरे देश में होते थे, स्पेशली साउथ इंडिया में जो है इस तरीके के रिचुअल्स को करने से बिल्कुल लोगों ने मना कर दिया, सारे दलित्स ने, कि भाई जो ह्यूमिलिएशन, हमारा जो मतलब बदतमीजी की जाती है हमारे साथ और हमारा एक्सप्लॉयटेशन कितना हो रहा है, सदियों से आप हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, वो सब अब नहीं चलेगा। इससे क्या हुआ, मोर पावरफुल कास्ट जो है अनलीशिंग वायलेंस अगेंस्ट देम। अब लोगों ने मना करा कि दलित से मना किया कि हम ये सब काम जो आप आज तक हमसे करवाते आ रहे थे हम लोग अब नहीं करेंगे। पावरफुल कास्ट को गुस्सा आया और वायलेंस मतलब दंगे काफी ज्यादा बढ़ गए। अब इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को in order to indicate to the government that untouchability was still being practiced and in most hideous manner, Dalit group demanded new laws that would list the various sort of violence against Dalit। तो फिर भाई क्योंकि बहुत ज्यादा वायलेंस होने लगी, अब इतनी वायलेंस हो रही है फिर भी सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं रही है, तो फिर काफी ज्यादा आंदोलन हुए कि भाई ऐसे कानून लेकर के आए जाएं कि अगर दलित के साथ कुछ गलत हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए, उस पर्सन के खिलाफ जिसने गलत पर्सन के साथ गलत किया है, और एक स्ट्रिंजेंट काफी कठोर पनिशमेंट भी उस पर्सन को दिया जाए ताकि ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आगे ना हो। तो अब आगे हम लोग का आता है, ये देखिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट। हाँ ये तो हम लोगों ने देख लिया, ये देख लिया। अब यहाँ देखते हैं लाइकवाइज थ्रू आउट 1970s एंड 80s के टाइम पर आदिवासी, अभी हमने इससे पहले क्या देख लिया, दलित के बारे में देख लिया, अब आदिवासी के साथ भी काफी ज्यादा गलत हुआ था। तो 1970s और 80s के टाइम पर आदिवासी ने भी काफी ज्यादा डिमांड उठाई कि भाई हम लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, हमारी जमीन है, हम लोग को वहां से हटाया जा रहा है, हमारे जंगल जिसमें हम सदियों से पता नहीं कब से रहते आ रहे हैं उनके रिसोर्सेज को हम लोगों को नहीं यूज करने दिया जा रहा है, तो भाई ये सब नहीं चलेगा। तो उन्होंने भी काफी ज्यादा एंगर शो करा कि भाई हमारे साथ वायलेंस हो रही है, हमें मारा पीटा जा रहा है, हमारी जमीन से हमें निकाला जा रहा है, ये सब नहीं चलेगा, सरकार एक कानून बनाए जिससे हमें हमारे हक मिल सके। दिस इज वाई ये एक्ट जो है काफी कंटेन्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम्स। तो ये शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है, इसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट है कि कौन कौन से क्राइम जो है हो सकते हैं, और कई बार इतने ज्यादा हॉरिबल क्राइम्स होते हैं कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। और एक्ट डज नॉट ओनली डिस्क्राइब टेरेबल क्राइम्स बट ऑल्सो लेट्स पीपल नो व्हाट ड्रेडफुल नीड्स ह्यूमन बीइंग्स आर केपेबल ऑफ। मतलब इस एक्ट में इस तरीके की चीजें लिखी गई है, मतलब देख के पढ़ के हम लोग सोच भी नहीं सकते कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा भी कर सकता है। तो इस लॉ में पूरे प्रॉपर तरीके बताए गए हैं कि क्या क्या कानून है, मतलब अगर आप ये ऑफेंस करेंगे तो आपको क्या सजा मिलेगी। तो पनिशमेंट पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, और इस कानून के आने के बाद जो एट्रोसिटीज है, कम तो खैर
नंबर में भी शायद कुछ कम हुआ हो, बट उनके पास, दलित्स के पास, SC/STs जो है, दलित्स के पास, आदिवासी के पास एक हथियार तो है कि वो जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। एक डिस्टिंग्विश करता है, मतलब भेदभाव करता है लेवल ऑफ क्राइम को, कितने लेवल्स के क्राइम होते हैं। फर्स्टली अ लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन, कि भाई आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, आर बोथ फिजिकली हॉरिफिक एंड मॉरली रेप्रेशिएबल, मतलब आप किसी को ह्यूमिलेट कर रहे हैं तो फिजिकली आप उसको मार पीट रहे हैं या मॉरली उसको आप परेशान कर रहे हैं, और पनिश करता है इस तरीके के क्राइम्स को। तो जैसे कि फोर्स अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस। तो क्या क्या हो सकते हैं मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन बेइज्जती करने के, कि भाई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के पर्सन को ऐसी चीज खाने के लिए, पीने के लिए जबरदस्ती की, जैसे कि टॉयलेट पॉटी खिलाने की हरकतें भी सामने आती हैं। तो ये सब अगर आप करेंगे तो आपको सजा होगी। फिर आता है जबरदस्ती कपड़े उतारने को कहा जाए शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल टाइप, जैसे कि होता है ना कि शेम परेड नंगा करके पूरे गांव में घुमाना, इस तरीके की चीजें, उनकी बॉडी पे कीचड़ लगा के या मुंह काला करके उनकी डिग्निटी होता है, उनकी इज्जत पूरी तरीके से खत्म करके उनको पूरे गांव में घुमाया जाता है। ये सब नहीं किया जा सकता। सेकेंडली, लिस्ट ऑफ एक्शन दैट डिस्पोजेस दलित्स एंड आदिवासीज ऑफ देयर मियाज रिसोर्सेज और विच फोर्स देम इनटू परफॉर्मिंग स्लेव लेबर। तो पहला है, ये लिस्ट क्या है कि भाई उनको जबरदस्ती उनसे ऐसी चीजें करवाई जाए तो काफी ह्यूमिलिएटिंग हो, जो काफी बुरी हो। दूसरा कि उनको जो उनके रिसोर्सेज हैं, जो उनको मतलब जैसे जंगलों से उनको जबरदस्ती निकाला जा रहा है या फिर उनसे बॉन्डेड लेबर करवाई जा रही है, जैसे कि पहले दलित से मतलब पैसे नहीं दिए जाते थे, उनसे ऐसे ही जबरदस्ती मारपीट कर उनसे काम लिया जाता था। तो ये भी अब नहीं करवाया जा सकता। और ये एक्ट पनिश करेगा उन सभी लोगों को जो रॉन्गफुली ऑक्यूपाई करते हैं फिर कल्टीवेट करते हैं एनी लैंड ओन्ड बाय और एलोकेटेड टू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इन लोगों को डरा धमका के मारपीट के इनसे इनकी जमीनें, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वालों से इनकी जमीनें छीन लेते हैं और उन पर खुद खेती या अपना कारोबार लगा लेते हैं। तो वो सब भी अब नहीं किया जा सकता। एट अनदर लेवल एक्ट ये रिकोगनाइज करता है कि जो भी दलित और ट्राइबल वुमेन के खिलाफ क्राइम करते हैं उनको भी पिनलाइज किया जाएगा, उनको भी सजा दी जाएगी। असॉल्ट और यूजेस फोर्स ऑन any women belonging to scheduled caste, scheduled tribe which intend to dishonor her। तो इस तरीके के कि भाई विमेन के साथ कुछ गलत होगा या फिर उसको डिसऑनर करने की, किसी भी तरीके से परेशान करने की या कुछ भी करने की कोशिश की जाएगी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के विमेन को, तो उनके खिलाफ भी जो है कार्यवाही चलेगी। तो देखिए मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है जो जैसे टॉयलेट्स होती हैं उनको एक तो मशीन से भी क्लीन किया जा सकता है, या फिर जैसे कि जो टॉयलेट पॉटी होती है वो एक पिट में, एक गड्ढे में फिल होती जाती है और फिर उसको हाथ से निकालना एक इंसान के द्वारा, उसको कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट यूजिंग ब्रूम, झाड़ू से, टिन की प्लेट से, या फिर कोई ड्राई लेट्रिन्स होती है वहां से, और उसको कहीं डिस्टेंस पर फेंक करके आना। मैनुअल स्कैवेंजर जो है मतलब आप खुद देखिए ना, सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो उनसे मैनुअल स्कैवेंजिंग कराना मतलब कितना हार्मफुल होता है उस पर्सन के लिए भी और कितना अनएथिकल होता है एक ह्यूमन के लिए भी, कि वो किसी की टॉयलेट पॉटी मतलब साफ करना, क्लीन करना नहीं, जो करा हुआ है वो एक जगह इकट्ठा हो गया है उसको उठाना अपने हाथों से। तो आंध्र प्रदेश में सफाई कर्मचारी आंदोलन हुआ था जिसमें लगभग मैनुअल स्कैवेंजर्स जो कि देयर आर 13 लाख पर्सन फ्रॉम दलित कम्युनिटी जो आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग की जॉब करते हैं। 13 लाख लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग, दूसरे की टॉयलेट पॉटी उठाते हैं। मैनुअल स्कैवेंजर जो है वो सब ह्यूमन बहुत ही खराब कंडीशंस पे काम करते हैं, काफ़ी हेल्थ हजार्ड्स भी होते हैं, उनकी स्किन, आईज, रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब सब बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं बॉडी पर। उनको इसके लिए सिर्फ 30 से 40 रुपये एक दिन के दिए जाते हैं और या फिर इससे भी कम। तो एज यू हैव रेड, आपने पहले भी पढ़ा है इस किताब में, जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है कि भाई भेदभाव नहीं किया जाएगा, छुआछूत की प्रैक्टिस को हमारा संविधान अबॉलिश करता है। जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं अलग अलग पार्ट में कंट्री के, जैसे भंगी गुजरात में या फिर पाखी जो है आंध्र प्रदेश में और सिक्किलार तमिलनाडु में, ये आज भी इनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है और ये सब काम इनसे करवाए जाते हैं। 1993 में गवर्नमेंट ने पास किया एक एक्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोविजन एक्ट की। ड्राई लैट्रिन्स जो है कि मतलब जो जिसमें पॉटी कर दी और फिर मतलब वहाँ पे कोई फ्लश वगैरह वो सब ना हो, ड्राई लैट्रिन हो, वो सब नहीं होगी। और एम्प्लॉयमेंट भी कि भाई कोई आप मैनुअल स्कैवेंजर हायर करो, ये सब भी नहीं किया जाएगा। सफाई कर्मचारी आंदोलन एंड 13 अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग 7 स्कैवेंजर्स फाइल्ड अ PIL इन द सुप्रीम कोर्ट। तो काफ़ी सारे सफाई कर्मचारी आंदोलन हुए और काफ़ी लोगों ने PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की और पटिशनर ने कंप्लेन की कि मैनुअल स्कैवेंजिंग आपने एक्ट बना दिए हैं फिर भी आज भी लोगों से यही काम करवाए जाते हैं। जैसे कि रेलवेज में पहले पटरियों में डायरेक्ट नीचे पॉटी जाती थी,
अब तो खैर पूरे प्रॉपर टॉयलेट्स बन गई है वहाँ पर, तो वो रेलवे ट्रैक्स पर उठाना तो ये भी लोग करते थे। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स काफ़ी सारे हैं और इंक्रीज हो गई है। 1993 में कानून जब आया था ना कि मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होगी, उसके बाद ये प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अब मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और टाइम बाउंड मैनर में जहाँ पर भी ये हो रही है इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। अब आता है आदिवासी डिमांड एंड 1989 एक्ट। तो हमने देख लिया SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के बारे में। अब हम यहाँ पे देखते हैं आदिवासी एक्ट जो है 1989 में आया था। 1989 एक्ट एक और रीजन से इम्पोर्टेंट है, वो है आदिवासी एक्ट रेफर टू इट टू डिफेंड देयर राइट्स टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज ट्रेडिशनली देयर्स। तो उन्होंने भाई इसके लिए जो लैंड सदियों से उनका ही था, उससे उनको हटाया जा रहा था, उसको ना हटाया जाए उनको, उसके लिए उन्होंने लड़ाई करी। हमने चैप्टर में पहले भी पढ़ा है कि किस तरीके से आदिवासी को ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनों से दूर कर दिया जाता था। एक्टिविस्ट have asked that those who have forcibly encroached upon tribal land should be punished under this law। तो मतलब एक्टिविस्ट ने कहा कि जिनको ज़बरदस्ती ट्राइबल्स हैं, आपका लैंड है, आपके लैंड से आपको ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, तो इस तरीके की हरकतें जो लोग करते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरली एक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि मतलब है ना कि जो लैंड है वो ट्राइबल लोगों का है और उसको सोल्ड नहीं किया जा सकता और या खरीदा नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता नॉन ट्राइबल लोगों को, मतलब सिर्फ खरीदा बेचा किसके बीच में जा सकता है, जो ट्राइबल लोग हैं उनके बीच में ही। तो इन cases where this has happened, the constitution guarantees right of tribal people to repossess their land। और किसी ट्राइबल से किसी नॉन ट्राइबल ने खरीद भी लिया है तो कॉन्स्टिट्यूशन ये हक दे कि भाई नॉन ट्राइबल जो पर्सन है वो वापस कर दे वो लैंड। तो CK जानू जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि दैट वन ऑफ द वायलेटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स गारंटीड टू ट्राइबल पीपल आर गवर्नमेंट्स इन द वेरी स्टेट ऑफ इंडिया। तो वो कहते हैं कि संविधान ने कहा है कि ट्राइबल्स को उनके लैंड पर रहने का हक है, और कौन ये हक छीनता है? ज़्यादातर जगह गवर्नमेंट्स ही ये हक, सरकारें ही ये हक ट्राइबल से छीन रही हैं। और जो नॉन ट्राइबल एनक्रोचर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो नॉन ट्राइबल्स हैं, मतलब आदिवासी नहीं है, उन लोगों को गवर्नमेंट ही जो है ज़मीनें बेच देती है। टिम्बर मर्चेंट्स को, जो पेड़ काटने वाले, लकड़ी काटने वाले लोगों को, पेपर मिल्स को, और ये लोग जो है ट्राइबल के लैंड को एक्सप्लॉइट करते हैं, ट्राइबल्स को ही बाहर निकाल देते हैं। और रिजर्व फॉरेस्ट और सेंचुरीज बना दी जाती हैं सरकार के द्वारा और कहते हैं कि अब ट्राइबल्स इसमें नहीं आ सकते। तो संविधान हक देता है ट्राइबल्स को कि अपनी ज़मीन पे रहना है, बल्कि सरकार ही वो हक ट्राइबल से छीन रही है और वो लैंड उनको निकाल देते हैं, लैंड से वापस भी नहीं मिलता है, कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट को कुछ प्लान्स बनाने होंगे, पॉलिसीज़ बनानी होंगी। अगर उनको आप वहाँ से जंगलों से हटा रहे हो तो कहीं और तो उनको रहने की जगह है। तो आफ्टर ऑल गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा लार्ज मनी स्पेंड करती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनाने में, प्रोजेक्ट्स बनाने में, जो कि उन्होंने ज़मीन ट्राइबल से ली होती है। तो भाई अगर आप वहाँ से प्रॉफिट कमा रहे हो तो उन ट्राइबल्स को भी तो उसमें कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, उनको बेघर तो आप ना करो। तो देखिए यहाँ पर यही है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 में, और इससे क्या हुआ, इंट्रोडक्शन टू द फाइनल एक्ट स्टेट्स दैट दिस एक्ट इज मेंट टू अनडू द हिस्टोरिकल अनजस्टिसेस मेंट टू फॉरेस्ट ड्वेलिंग पॉपुलेशन इज। देखिए इसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट आया था, बेसिकली फॉरेस्ट एक्ट आप इसको कह सकते हैं 2006 का। इसमें ये कहा गया है कि जो शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ सदियों से जो अनजस्टिस हुई है वो उनको मतलब लैंड उनको वापस दिया जाएगा और उनको ग्रेजिंग के राइट्स दिए जाएंगे, मतलब वो अपने जानवरों को चरा सकते हैं। और नॉन टिम्बर मतलब लकड़ी के अलावा जो भी जड़ी बूटियाँ, फल फूल वगैरह जो होते हैं वो सब ट्राइबल लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्ट ऑल्सो पॉइंट आउट दैट राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इंक्लूड्स कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है उनका ये भी राइट है कि वो कंजर्वेशन करें, मतलब बचाएं फॉरेस्ट को, और जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि बाकी जो जानवर हैं उनकी भी देखभाल करें, रख रखाव करें। कंक्लूजन में चैप्टर में कहा जाता है, एज वी कैन सी existence of right or a law or even a policy on paper does not mean that it exists in reality। तो मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, कानून बना दिया, पर ज़रूरी थोड़ा है कि वो रियलिटी में हो क्या है। लोगों को कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि ये जो लॉज वगैरह बनाए जा रहे हैं ये कुछ रियलिटी में भी आ सके। और हम फेलो सिटीजन्स को भी ये ध्यान रखना होगा कि सबके हक उनको मिले। तो
तो द डिज़ायर फॉर इक्वालिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इज़ नॉट न्यू, कि भाई सब बराबर हो, सबको इज्जत दी जाए, ये सब चीज़ें नई नहीं है, ये हमेशा से एग्जिस्ट करती आई हैं पूरी हिस्ट्री में किसी न किसी फॉर्म में। तो इस चैप्टर में भी हमने देखा है ना कि किस तरीके से कितने लोगों के साथ गलत हुआ है और कितने उनके विद्रोह भी हुए हैं कि भाई आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, हम ये चीज़ें नहीं सहेंगे। सिमिलरली इवन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी सिमिलर प्रोसेसेस ऑफ स्ट्रगल, राइटिंग, नेगोशिएशन एंड ऑर्गेनाइजिंग नीड टू कंटिन्यू। अब भाई एक बार आपने लॉ बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चल ही रहा है, आप उसकी तरफ ध्यान ना दें, आप ध्यान दें और देखें कि क्या वो सही तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा और ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, ताकि जो हक संविधान ने या कानून ने दिए हैं वो हक एक्चुअली लोगों को मिले भी। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे हो गया है कंप्लीट।